नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फ्रांस के संविधान की विशेषताएं। फ्रांस, जैसा कि हमने बच्चों पढ़ा कि किस प्रकार फ्रांस में विभिन्न राजनीतिक प्रयोग हुए, किस प्रकार फ्रांस में एक संवैधानिक विकास क्रम में हमने देखा कि किस प्रकार वहाँ पर राजतंत्र, गणतंत्र के बाद फिर से राजतंत्र की स्थापना हुई। तो इस प्रकार के परिस्थितियों में फ्रांस में एक राजनीतिक अस्थिरता का जन्म हुआ, जिसने फ्रांस को यूरोप का एक कमज़ोर, एक निर्बल और एक रुग्ण राष्ट्र बना दिया। तो इस प्रकार फिर हम देखें तो इसमें चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में फ्रांस में काफ़ी परिवर्तन आया। फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में इस चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर थी, जिसमें 12 वर्षों में 25 मंत्रिमंडलों का निर्माण हुआ। उस समय फ्रांस में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। तो इस प्रकार की व्यवस्था में फ्रांस में एक राजनीतिक अस्थिरता का जन्म हुआ। फ्रांस में आंतरिक विद्रोह, गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो उन परिस्थितियों में उस समय वहाँ का जो प्रधानमंत्री था दी गॉल के नेतृत्व में वहाँ पर एक नया संविधान बना, जिसको दी गॉल का संविधान या पंचम गणतंत्र का संविधान कहा गया। ये पंचम गणतंत्र का संविधान अपने आप में कई रूपों में अनूठा संविधान कहा जा सकता है, क्योंकि इस संविधान में न तो पूर्ण रूप से ब्रिटिश ढंग की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, न तो पूर्ण रूप से अमेरिकी ढंग की अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, बल्कि इन दोनों शासन व्यवस्थाओं के गुणों को समन्वित रूप से अपनाया गया है। एक नई शासन व्यवस्था का वहाँ पर जन्म हुआ है, जो किस प्रकार की है वो आगे आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन इस प्रकार की शासन व्यवस्था में फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता खत्म हुई और फ्रांस की शासन व्यवस्था को स्थिरता मिली, और फ्रांस ने इस शासन व्यवस्था में काफ़ी विकास और प्रगति की। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे पंचम गणतंत्र का संविधान, जिसको दी गॉल का संविधान भी कहा जाता है। तो राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक दुर्बलताओं को दूर करने के लिए दी गॉल के नेतृत्व में 1958 में एक संविधान का निर्माण हुआ, जिसका मूल उद्देश्य था फ्रांस में स्थिरता को जन्म देना, और उस उद्देश्य में यह संविधान सफल हुआ। तो इस प्रकार फ्रांस के संविधान की विशेषताएं हम पढ़ेंगे, जिसमें प्रथम विशेषता है संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना सामान्यतः हम देखते हैं कि सभी देशों के संविधानों में एक प्रस्तावना होती है। तो संविधान के उद्देश्यों को, आदर्शों को और मूल्यों को बताती है या उसका वर्णन करती है। लेकिन फ्रांस में पंचम गणतंत्र के संविधान में प्रस्तावना है, लेकिन प्रस्तावना जो है वो एक प्रकार से संविधान का मूल भाग है, और 1789 की क्रांति के मूल उद्देश्यों, मूल तत्वों को शामिल किया गया है। और इस सबसे बड़ी इस प्रस्तावना की खासियत यह है कि इस प्रस्तावना में संविधान में नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। तो नागरिकों को सभी प्रकार के अधिकार संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। तो इस प्रकार इस संविधान की प्रस्तावना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यह जो प्रस्तावना है यह व्यक्तियों के अधिकारों को स्वीकार करती है, और फ्रांस की स्वतंत्रता को और अन्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता के आदर्श को भी स्वीकार करती है। दूसरी विशेषता है संकट काल का शिशु। फ्रांस का यह संविधान, पंचम गणतंत्र का संविधान, संकट काल का शिशु कहा जा सकता है, क्योंकि चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में 1946 से 1958 तक में फ्रांस में जो एक राजनीतिक अस्थिरता का जन्म हुआ, उसने फ्रांस में गृह युद्ध और आंतरिक विद्रोह के वातावरण को जन्म दिया। तो 1958 के संविधान के समय फ्रांस में न केवल अशांति थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, बल्कि उस समय बहुत निराशाजनक और रुग्णता का माहौल फ्रांस में था। तो उस गृह युद्ध के वातावरण में फ्रांस में वहाँ का जो प्रधान था, जो दी गॉल, उसने राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करते हुए एक नए संविधान का निर्माण किया, इसलिए इसको संकट काल का शिशु कहा जा सकता है। तीसरी विशेषता निर्मित संविधान है, लेकिन बिना संविधान सभा या संविधान परिषद का संविधान। तो फ्रांस के पंचम गणतंत्र का संविधान एक निर्मित संविधान है, लेकिन बिना संविधान परिषद का है। इसको दी गॉल के मंत्रिमंडल की 39 सदस्य की एक परामर्शदात्री सभा ने बनाया था। तो इसे हम संविधान सभा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसके जो सदस्य थे वो निर्वाचित नहीं थे, न वो जनता का किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व करते थे। तो इस प्रकार ये संविधान सभा जो है वो जनता के द्वारा नहीं बनी थी,
इसलिए इसको दी गॉल के मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा बनाया गया, दी गॉल के नेतृत्व में, इसलिए इसको दी गॉल का संविधान भी कहा जा सकता है। चौथी विशेषता लिखित संविधान। पंचम गणतंत्र का संविधान एक लिखित संविधान भी है जिसमें 95 धाराएं और 15 अध्याय हैं, और यह संविधान जो है एक संक्षिप्त संविधान है, क्योंकि इसमें कई बातों का इसमें स्पष्ट रूप से पूर्ण रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातों को संविधान के दायरे से बाहर रखा गया है। पांचवी विशेषता है कठोर संविधान है। फ्रांस में चूँकि एकात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है शुरू से ही, लेकिन साथ साथ वहाँ पर कठोर संविधान अपनाने की भी परंपरा रही है। तो ये चतुर्थ गणतंत्र की भांति ये संविधान भी एक कठोर संविधान है। अनुच्छेद 89 में वहाँ पर संविधान में संशोधन के तरीके दिए गए हैं जो कठिन प्रक्रिया को सिद्ध करते हैं, जिसमें पहला तरीका है कि राष्ट्रपति संविधान में संशोधन का विधेयक संसद में प्रस्तावित कर सकता है, और यदि संसद के दोनों सदन उसको 3/5 बहुमत से पारित करते हैं तो वह संविधान संशोधन पारित हो सकता है। दूसरा तरीका है कि प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद का कोई भी सदस्य जो है वो संविधान संशोधन प्रस्तावित कर सकता है, और इसकी संसद के दोनों सदन यदि इसे पारित कर दें तो उसके बाद वह जनमत संग्रह के लिए जनता के पास जाता है, और जनता के बहुमत की स्वीकृति से वह संविधान संशोधन विधेयक पारित होता है। तो इस प्रकार संविधान में संशोधन की पद्धति हम देखें तो ये थोड़ी सरल प्रतीत होती है, लेकिन फ्रांस की संसद में जो दलीय स्थिति है वो बहुदलीय प्रणाली वहाँ पर, तो इसलिए इसको अपनाना वहाँ पर काफ़ी संविधान में संशोधन का काम काफ़ी कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार व्यवहार में हम देखें तो पंचम गणतंत्र का जो संविधान है वह एक प्रकार से हम देखें तो एक कठिन और कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार फ्रांस के संविधान की अब हम छठी विशेषता पढ़ेंगे बच्चों, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब है कि जहाँ पर जनता ही सत्ता का अंतिम स्रोत हो, तो वहाँ का संविधान पंचम गणतंत्र का संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संप्रभुता जनता में निहित है और जनता अपनी शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करेगी। तो इस प्रकार यह संविधान जो है वो जनता की शक्ति का स्रोत है। हालांकि संविधान का निर्माण जनता के द्वारा या उसके प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन इस संविधान को जनमत संग्रह के द्वारा पारित किया गया, जिसमें जनता को जो भारी समर्थन प्राप्त हुआ जनता का, वह इसका इसको जन इच्छा का परिणाम बताता है। सातवीं विशेषता है संविधान का लोकतंत्रीय व गणतंत्रीय स्वरूप। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में भी फ्रांस को गणतंत्रात्मक एक देश घोषित किया गया था। पंचम गणतंत्र के अनुच्छेद 2 में भी फ्रांस के एक जनतंत्रीय और गणतंत्रीय रूप का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस एक अविभाजित धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र है। और 1989 जो धारा है जो संविधान संशोधन से संबंधित है, उसमें भी कहा गया है कि फ्रांस के गणतंत्र स्वरूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार फ्रांस का यह संविधान जनता के राज्य की घोषणा करता है, जिसमें कि जो राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी है, पदाधिकारी जो राष्ट्रपति है, वो जनता द्वारा निर्वाचित किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस में फिर से राजतंत्र नहीं आया, इसलिए राष्ट्रपति की योग्यताओं में सबसे बड़ा योग्यता या जो शर्त है वो यह भी है कि वो जो भी उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद का, वो किसी भी फ्रांस के भूतपूर्व राजवंश से संबंधित नहीं होना चाहिए, ये ताकि फ्रांस में फिर से किसी प्रकार की राजतंत्र की स्थापना नहीं हो। तो इस प्रकार फ्रांस में गणतंत्रात्मक राज्य है। आठवीं विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। फ्रांस का पंचम गणतंत्र का संविधान फ्रांस में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, जिसमें कहा गया है कि नागरिकों के बीच राज्य द्वारा किसी प्रकार का धार्मिक भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी। तो इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना में वहाँ के राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म को मानने की छूट दी गई है। नौवीं विशेषता है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। पंचम गणतंत्र के संविधान में भी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह प्रावधान संविधान के किसी अनुच्छेद या धारा में करने की बजाय संविधान की प्रस्तावना में मौलिक अधिकारों
को शामिल किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में 1789 की क्रांति के मौलिक जो मानवीय अधिकारों का जो घोषणा पत्र है उसको शामिल किया गया है, और जिसमें कहा गया है कि स्त्री पुरुष को जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। शिक्षा से संबंधित आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी प्रकार के अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं। लेकिन हम देखें तो इस पंचम गणतंत्र के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर समाजवादी जो विचारधारा है उसका प्रभाव देखा जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि नागरिकों को अपनी जीविका प्राप्त करने का, अपने हितों के लिए संगठन वगैरह बनाने का अधिकार है। श्रमिकों को भी उद्योगों में प्रतिनिधित्व देने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार यह अधिकार पत्र चूँकि संविधान का भाग न होकर संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत है, इसलिए ये अधिकार न्यायपालिका द्वारा सुरक्षित है या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। 10वीं विशेषता है संस्थात्मक व अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय। पंचम गणतंत्र के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है वो यह है कि इसमें संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं के गुणों को समन्वित रूप अपनाया गया है। यहाँ पर हम देखें कि फ्रांस में संसदीय प्रणाली थी चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में, जिसने फ्रांस में व्यापक स्तर पर आंतरिक अस्थिरता को जन्म दिया और फ्रांस को एक दुर्बल देश बना दिया। लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान में उस दुर्बलता को दूर करते हुए संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं के समन्वय को अपनाया गया है। इसमें हम देखें कि पंचम गणतंत्र में मंत्रिपरिषद के सदस्यों को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, और अभी भी अनुच्छेद 20 के अंतर्गत वहाँ की मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और अनुच्छेद 49 और 50 के अंतर्गत फ्रांस की जो व्यवस्थापिका है उसको सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पास करने का अधिकार है, और उसके बाद मंत्रिमंडल पद पर पारित होने के बाद मंत्रिमंडल पद पर नहीं रह सकता। तो ये व्यवस्था संसदीय प्रणाली की तरह है। लेकिन दूसरी ओर हम देखें तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था के कुछ गुण हैं, जैसे फ्रांस का जो राष्ट्रपति है वो भारत के राष्ट्रपति या ब्रिटेन के सम्राट के समान नहीं होकर अमेरिका के राष्ट्रपति के समान है। संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है और व्यवहार में राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग व्यापक रूप से करता है। राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान करने का उद्देश्य एक ही था, फ्रांस में व्यवस्थापिका जो शक्तिशाली थी उसकी शक्तियों को कम करके कार्यपालिका की शक्तियों को बढ़ाना। तो इस प्रकार राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की नियुक्ति का एकमात्र अधिकार दिया गया है, और प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सभा को जो निम्न सदन है वहाँ की संसद का उसको भंग करने का भी अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार हम देखें कि वहाँ के मंत्री संसद के कार्यों में भाग लेते हैं, लेकिन वो न तो संसद के सदस्य होते हैं न उनको संसद में मतदान का अधिकार होता है, जो कि अध्यक्षात्मक प्रणाली की तरह है। तो इस प्रकार हम देखें तो फ्रांस में न तो अमेरिकी ढंग का फ्रांस का संविधान, न तो अमेरिकी ढंग का अध्यक्षात्मक संविधान है, न तो ब्रिटिश ढंग का संस्थात्मक संविधान है, वरन ये दोनों का मिश्रण है। और ये किस तरह की व्यवस्था है यह अभी आगे आने वाली परिस्थितियाँ बताएगी। तो इस प्रकार डी गोल ने इस संविधान में व्यवहारिक बातों को अपनाया ताकि फ्रांस में क्रांतिक स्थिरता और प्रशासनिक कुशलता का जन्म हो, और इस उद्देश्य में यह संविधान बहुत कुछ सफल भी रहा है। 11वीं विशेषता है अधिकार संपन्न या शक्तिशाली राष्ट्रपति और निर्बल विधायिका। चतुर्थ गणतंत्र की संविधान में एक शक्तिशाली व्यवस्थापिका थी और निर्बल कार्यपालिका थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता का जन्म हुआ। लेकिन पंचम गणतंत्र की संविधान में उस दुर्बलता को दूर करते हुए एक शक्तिशाली राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई और उसकी तुलना में व्यवस्थापिका की शक्तियों को कम किया गया। तो इस प्रकार हम देखें कि राष्ट्रपति को काफ़ी शक्तियां प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति वही करता है और उसके सभी कार्यों के लिए उसको प्रधानमंत्री के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार हम देखें कि अनुच्छेद 5 में भी उसको संविधान का संरक्षक और राज्य का संरक्षक घोषित किया गया है। और एक सबसे बड़ी बात यह कि फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष का लंबा कार्यकाल है संविधान में, उसकी तुलना में व्यवस्थापिका कार्यकाल 5 वर्ष का है।
तो ये बात व्यवस्थापिका को काफ़ी निर्बल बना देती है राष्ट्रपति के सामने। दूसरी चीज़ है, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सभा को भंग करने का भी अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार तो विधायिका की कानूनी शक्ति भी सीमित है और उसको उन्हीं विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जो सूची संविधान में दी गई है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका की तुलना में शक्तिशाली बनाया गया है। एक और बात है कि चतुर्थ गणतंत्र में राष्ट्रीय सभा और गणतंत्र परिषद दो अंग थे, दोनों को समान शक्तियां प्राप्त थी, लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रीय सभा और सीनेट दोनों सदन हैं, जिसमें राष्ट्रीय चतुर्थ गणतंत्र में राष्ट्रीय सभा गणतंत्र परिषद के सामने काफ़ी शक्तिशाली थी, लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान में दोनों सदन हैं। इन दोनों सदनों की रचनाओं में काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं। अब फ्रांस की सीनेट अमेरिकी सीनेट के समान है और इस प्रकार विधि निर्माण के क्षेत्र में दोनों सदनों को समान अधिकार दिए गए हैं। तो इस प्रकार की स्थिति भी जो है वो एक तरह से दोनों सदनों का समान अधिकार होना भी एक तरह से फ्रांस में व्यवस्थापिका की शक्तियों को सीमित करता है। 12वीं विशेषता है शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित संविधान। चूँकि मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का था और उसने शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत वहाँ पर प्रचलित है, तो इसलिए फ्रांस की राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक व्यवस्था पर भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रभाव देखा जा सकता है। तो पंचम गणतंत्र के संविधान में उसका प्रभाव हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद द्वारा न होकर जनता द्वारा होता है और मंत्रिमंडल के सदस्य भी अब संसद के सदस्य नहीं होते हैं या उससे अलग होते हैं। तो इस प्रकार पंचम गणतंत्र के संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाया गया, लेकिन पूरी तरह से उसको नहीं अपनाया गया है, क्योंकि आज भी कार्यपालिका वहाँ की संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार शक्ति विभाजन के सिद्धांत को वहाँ पर आंशिक रूप से ही अपनाया गया है। 13वीं विशेषता है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता। फ्रांस विश्व का ऐसा प्रथम देश है जहाँ पर राजनीतिक दलों को संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 4 में स्पष्ट कहा गया है कि मताधिकार की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन जो है वो राजनीतिक दल है और राजनीतिक दलों के निर्माण की पूरी स्वतंत्रता वहाँ पर है। तो इस प्रकार एक प्रथम बार एक गणतंत्रात्मक संविधान राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता देता है। 14वीं विशेषता है संवैधानिक परिषद की व्यवस्था। नवीन संविधान में एक विशेष प्रावधान किया गया है, एक विशेष प्रकार की संस्था की स्थापना की गई है, एक जिसको संवैधानिक परिषद कहा जाता है। ऐसी संस्था संभवतः में किसी देश में देखने को नहीं मिलती है। संवैधानिक परिषद जो है वो एक ऐसी संस्था है जिसमें 9 सदस्य होते हैं जो 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। संवैधानिक परिषद का काम होता है चुनाव करवाना, जनमत संग्रह कराना और सबसे बड़ी इसकी कार्य है कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना। जो काम न्यायपालिका को दिया जाता है वो वहाँ पर संवैधानिक परिषद के पास है। तो इस प्रकार संकट काल की घोषणा करने से पूर्व भी राष्ट्रपति के लिए जरूरी है कि संवैधानिक परिषद से परामर्श ले। तो इस प्रकार संवैधानिक परिषद का एक कार्य चुनावों का निरीक्षण करना, चुनाव परिणाम की घोषणा करना भी होता है। तो इस प्रकार की एक विशिष्ट संस्था की स्थापना फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान में की गई है। तो इस प्रकार पंचम गणतंत्र का संविधान जो 1958 में लागू हुआ था, जिसने फ्रांस में एक राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक कुशलता के वातावरण को जन्म दिया। धन्यवाद।